हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम करें डेली न्यूज़ एनालिसिस द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का। तो आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो इस तरह से हैं। रॉथ की डिक्लाइन, सेंटर्स ऑफर टू बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने से मना कर दिया है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हमने इंडियन पॉलिटी में से लक्ष्मीकांत में से रिवाइज करना है। साथ ही साथ देखने की कोशिश करनी है कि क्या कुछ प्रोबेबल रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण इन्होंने मना किया। सेकंड आ जाता है चाइना का। तो चाइना के अंदर तख्ता पलट जैसी सिचुएशन जो है वो क्लियर कट विजिबल है, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई नहीं आई है। इसके ऊपर एक डिटेल्ड आर्टिकल है और आर्टिकल के अलावा भी बहुत सारे अदर इवेंट्स हैं जिसके साथ हमें इसे लिंक करना है। आईआर और जीएस2 का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो इसको मैं अच्छे से कराऊंगा, आपको इसके नोट्स भी जो है वो बना लेने हैं और इसके ऊपर जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे डेली बेसिस पे वो भी हम इसमें ऐड ऑन करते चलेंगे। उसके बाद इटली के अंदर फैसिज्म की राइज, ऐसा कहा जा रहा है वेस्टर्न मीडिया के द्वारा। ये बेसिकली क्या है कि इटली के अंदर पहली बार हो रहा है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि फार राइट पार्टी जो है वो सत्ता में आने की कोशिश कर रही है और शायद वो सत्ता में आ भी जाए। राइट विंगर पार्टी वर्ल्ड वॉर 2 से पहले मुसलिनी की थी, जो कि इटली के उस टाइम पे लीडर थे। उसके बाद कोई भी राइट विंग पार्टी इटली में इलेक्शंस नहीं जीती है। उसके बाद फोर्थ आ जाता है हमारा ईरान के अंदर जो अब कंट्रोवर्सी चल रही है। उसके ऊपर वहाँ के जो जुडिशियल चीफ हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जिसके ऊपर और ज़्यादा बवाल जो है वो क्रिएट हुआ है। तो इन प्रोटेस्ट के बारे में थोड़ा सा हमने देखना है। उसके बाद आपका एक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जिसकी वो बहुत ही डिटेल्ड होगा, जो आपके पूरे स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज कर देगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। और एक हम प्रीवियस ईयर का मेंस का क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर आप लोगों ने मुझे लिख के भेजना है और मैं इवेल्युएट कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। तो स्टेटमेंट्स हैं, देयर इज नो फिक्स्ड टर्म फॉर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। Constitution mentions no specific tenure for Attorney General of India, and similarly, the Constitution also does not mention the procedure and ground for removal. Since he is appointed by the President on the aid and advice of Council of Ministers, conventionally he is removed when the Council of Ministers is dissolved or replaced. Second statement है, Article 76 of the Constitution mentions Attorney General of India as the highest law officer of India, as the chief legal advisor to the Government of India. He advises the Union Government on all legal matters. He must have either completed 5 years in the High Court or any state as a judge or 10 years in the High Court as an advocate. थर्ड उसके बाद आ जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ही होल्ड्स द ऑफिस until he attains the age of 65 years or at the expiry of 6-year term, whichever is earlier. He submits an audit report to the Union of India to the President, who shall lay it before the Parliament, and audit report of the states to respective governors, who shall lay it before the specific state legislatures, यानी कि विधानसभा। उसके बाद, अनलाइक द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पोस्ट ऑफ सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आर merely statutory. The appointment committee of cabinet ACC recommends the appointment and president officially appoints solicitor general of India. तो बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन है और इसमें आपके बहुत अच्छे से सारे के सारे टॉपिक्स जो है रिवाइज हो जाएंगे। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड ट्रू है, सारी ट्रू हैं, कोई भी ट्रू नहीं है, या 2, 3 और 4 जो है वो ट्रू है। इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में, तब तक आप नीचे अटेम्प्ट कर सकते हो। अब अगर हम फर्स्ट न्यूज़ पे आए तो अगेन सबसे ऊपर अखबार में यही न्यूज़ है कि जो मुकुल रोहतगी हैं उन्होंने मना कर दिया है सेंटर के ऑफर को कि वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं बनना चाहते। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है? आर्टिकल नंबर 76 के अंदर ये एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, यानी कि संविधान के अंदर मेंशन है, तो संवैधानिक पोस्ट है और इसको कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक जो है प्राप्त किया जाता है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैबिनेट मिनिस्टर जितनी इनकी पावर होती है, तो आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जज से भी बड़ा ओहदा इनका होता है, लेकिन इनका काम जो होता है वो सरकार के पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में जो है दिखाना होता है। अगर हम बात करते हैं इनकी क्वालिफिकेशन की, तो इनकी क्वालिफिकेशन के अंदर वही क्वालिफिकेशन है जो सुप्रीम कोर्ट जज की होती हैं, यानी कि या तो वो 5 साल तक किसी हाई कोर्ट के जज रहे हों या फिर 10 साल उन्होंने एडवोकेट की तरह से प्रैक्टिस जो है वो की हो। ये आपके सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस को हैंडल करते हैं, खुद भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी और को भी अपॉइंट जो है वो कर सकते हैं। इंडियन होना इसके लिए ज़रूरी है और अगर कोई एमिनेंट जूरिस्ट हो इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट तो उसको भी जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है। टर्म की बात करें तो इनका कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं होता एंड ही होल्ड्स द पोस्ट ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट का मन करेगा तब तक वो इस पोस्ट को होल्ड करेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं के वेणुगोपाल जी ऑलमोस्ट 90 ईयर्स के हो गए हैं और तब भी इस पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं। तो एज का भी इसमें कोई चक्कर नहीं है, रिटायरमेंट का भी कोई चक्कर नहीं है। जब सरकार का मन करे तब किसी को भी लगा सकती है और जब मन करे
हटा भी सकती है। तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव देम एट एनी टाइम। और अगर वो खुद छोड़ना चाहें तो वो अपना एक रेजिग्नेशन लेटर ऑफिशियल जो है वो प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, क्योंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी के अंदर आते हैं। अगर हम रोल की बात करें तो चीफ लॉ ऑफिसर भी माने जाते हैं और लीगल एडवाइज़र भी माने जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और कोई भी ऐसा काम जो प्रेसिडेंट कह देते हैं, रेफ़र कर देते हैं या गवर्नमेंट रेफ़र कर देती है, वो भी इनको करना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रेफरेंसेस की, तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेफरेंसेस जाते हैं उनके अंदर भी ये अपीयर होते हैं सरकार का पक्ष लेके कि सरकार उसमें क्या कहना चाहती है। जहाँ पे रेफरेंस आता है प्रेसिडेंट से आर्टिकल 143 के अंदर। अगर हम बात करते हैं इनकी लिमिटेशंस की, तो इनको प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड है, बट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई के खिलाफ कोई केस नहीं ले सकते, जो कि एक प्रोबेबल रीज़न हो सकता है इनके डिक्लाइन का। क्योंकि ऑलरेडी ऑफ कोर्स जिनको सरकार ही ऑफर कर रही है कि आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन जाए, तो इनकी प्रैक्टिस और इनका जो मतलब करोड़ों रुपए की प्रैक्टिस होगी, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो नेचुरली इनके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट भी ब्रीफ्स होंगे। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो इस पोस्ट के लिए मना कर रहे हैं और पहले ये रह भी चुके हैं। इसके अलावा सिमिलरली आप जैसे ब्रीफ होल्ड नहीं कर सकते, मतलब केस होल्ड नहीं कर सकते गवर्नमेंट के खिलाफ, उसी तरीके से आप एडवाइस भी नहीं करोगे किसी को गवर्नमेंट के खिलाफ और अपीयर भी नहीं होगे गवर्नमेंट के खिलाफ। इसके अलावा अगर कोई क्रिमिनल केस है तो आप क्रिमिनल को बचाने के लिए कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते अनलेस यू हैव बीन परमिटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरह के सिचुएशंस भी हो सकते हैं इनके पास जो है क्रिमिनल केसेस भी हों। तो इसलिए एक आप कह सकते हो फालतू का जो बर्डन है वो आ जाता है। प्लस मॉनिटरी तो आप सोच ही सकते हैं कि ऐसे लोगों की तो करोड़ों में प्रैक्टिस होती है, तो मॉनिटरी वे में तो उनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है कि अटॉर्नी जनरल बनना ना बनना। तो इट्स मोर ऑफ अ पावर पोजीशन की बात इसमें ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, जो आपको एक बार यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा था, वो ये है कि ये डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट किसी कंपनी में नहीं ले सकते विदाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ परमिशन। तो आपको पता है कि बहुत सारे लॉयर्स जो होते हैं वो डायरेक्टर लीगल या डायरेक्टर बन जाते हैं किसी कंपनी के अंदर ऑन रिटेनरशिप बेसिस। तो उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट की परमिशन यहाँ पे लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम पावर्स की बात करें तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं और कैबिनेट मिनिस्टर इनका रैंक होता है। इसके अलावा इनको पूरा राइट टू स्पीक है किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर जॉइंट मीटिंग हो, लेकिन इनको वोटिंग का पार्ट नहीं है पार्लियामेंट में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये लोकसभा, राज्यसभा, जॉइंट सभा तीनों के अंदर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जॉइंट मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग का अधिकार इनको नहीं है। इसके अलावा इनको सारी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। तो जो एक पार्लियामेंटेरियन को प्रिविलेजेस मिलती हैं वो सारी इनको मिलती हैं, कैबिनेट मिनिस्टर वाली सारी इनको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। और इनको गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं माना जाता, इनको माना जाता है कि ये एक किस्म से रिटेनरशिप बेसिस के ऊपर जो है अपॉइंटेड हैं। तो इसीलिए ये प्राइवेट लीगल केसेस ले सकते हैं, लेकिन बस गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इनको राइट ऑफ ऑडियंस होता है, ये किसी भी कोर्ट के अंदर जा कर के जो है किसी भी मामले में पेश हो सकते हैं, कोई भी इनको वकालतनामा देने की ज़रूरत नहीं होता। और साथ ही साथ कहीं पे भी ये जो है जा सकते हैं। पर ऑफ कोर्स इनके रैंक के हिसाब से ये सुप्रीम कोर्ट से नीचे इनको पेश होना शोभा नहीं देता है, तो क्योंकि इन्हें सुप्रीम कोर्ट के लिए ये पॉइंट जो है वो किया जाता है। मूविंग ऑन टू द मेन टॉपिक फॉर द डे, जो है चाइना का मिलिट्री कूप। इसके बारे में कई आर्टिकल्स जो हैं आपको न्यूज़ में दिख रहे होंगे। हालांकि मैं आपको पहले ही बता दूं इन द फुल डिस्क्लेमर कि अभी ऐसा कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है कि तख्ता पलट वहां पर हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि चाइना से खबरें जो हैं वो बहुत ही लेट जो है निकलती हैं और ऑथेंटिकेटेड तो और भी लेट निकलती हैं। लेकिन जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके बेसिस पे ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स डिफरेंट न्यूज़ में, इंडियन एक्सप्रेस में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, द हिंदू में, सब में आ रहे हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं इनको 2012 में प्रेसिडेंट बनाया गया था, और जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है उनकी टर्म जो है वो 5 ईयर्स की होती है। तो इनका सेकंड टर्म उसके बाद शुरू हुआ, तो 2022 के अंत में, 2023 में आप कह सकते हैं फ्रेश इलेक्शन जो होने थे, और इनका थर्ड टर्म जो है वो शुरू कहीं ना कहीं होना था। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से कोविड के कारण ये कहीं भी नहीं गए हैं, बायलैटरल टॉक्स भी इन्होंने नहीं की हैं। और इस बार पहली बार ये था जब एससीओ की मीटिंग हुई थी, तो ये समरकंद में पहुंचे थे, जिसको हमने कवर भी किया था। समरकंद में आने के बाद में लेकिन इन्होंने कोई भी बायलैटरल टॉक्स नहीं की, ना रशिया के साथ ना किसी और नेशन के साथ, और जो फॉर्मल डिनर्स थे वो भी नहीं हुए थे। और उसके बाद एससीओ भी इन्होंने जल्दी जो है छोड़ दिया था, जिससे इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं एक क्वेश्चन मार्क वाली फीलिंग आई थी कि आखिर हो क्या रहा है। जो हम बात करते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट की, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट है हु जिनताओ, चाइना के हु जिनताओ।
इनको कहा जाता है कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती है क्योंकि ये सीजीबी को कंट्रोल करते हैं। सीजीबी क्या है? सेंट्रल गार्ड ब्यूरो। सेंट्रल गार्ड ब्यूरो जो कि सारे के सारे जो मेन लीडर्स हैं उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी जो है रखती है चाइना में, उसको ये कंट्रोल करते हैं। और कहा जा रहा है कि इन्होंने जो है हाउस अरेस्ट जो है करवाया है, किसको? जी जिनपिंग को। किसके साथ मिलकर के? जो आर्मी के चीफ हैं यानी कि पीएलए, पीपल लिबरेशन आर्मी। चाइना की आर्मी को पीएलए बोलते हैं। इनके जो चीफ हैं जिनका नाम है ली क्वाओ मिंग। तो ली क्वाओ मिंग, और ली क्वाओ मिंग ही अब इसीलिए नए जो हैं प्रेसिडेंट बन सकते हैं चाइना के। ये चीज़ सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा जो है र्यूमर्स में चल रही है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं इंटरनेशनल लेवल की बातें, तो रशिया से भी इस तरह की कंफर्मेशन जो है वो आ रही हैं, क्योंकि रशिया एक मेजर सप्लायर है पाइपलाइंस के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करने का चाइना को। और रशिया की जो पाइपलाइंस हैं उनको भी रिसेंटली ब्लॉक जो है वो कर दिया गया है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कहीं ना कहीं वो टर्मिनेट कर दिए गए हैं यूनिलैटरली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रशिया से सारे के सारे जो आपके एनर्जी सोर्सेज हैं वो बंद हो गए हैं फिलहाल के लिए, विदाउट गिविंग एनी कोजेंट रीजंस। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें बड़ा देखने को चाइना के अंदर मिल सकता है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स थी, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स थी, 6000 से ज़्यादा फ़्लाइट्स जो हैं वो भी कैंसिल कर दी गई हैं चाइना के अंदर। और सारी की सारी जो आपकी रेल नेटवर्क हैं, हाई स्पीड रेल्स चाइना के अंदर चलती हैं, बुलेट ट्रेन चलती हैं, उनकी भी सारे के सारे जो टिकट्स हैं वो भी कैंसिल जो हैं वो कर दी गई हैं। ये सारे के सारे इवेंट्स दिखा रही हैं कि चाइना के अंदर कुछ तो बड़ा होने वाला है। और जो सस्पेक्ट किया जा रहा है वो यही सस्पेक्ट किया जा रहा है कि जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अंदर जो नेशनल कांग्रेस, बेसिकली नेशनल कांग्रेस सबसे ज़्यादा मेन आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ पीपल है जो सारी की सारी देश को चलाती है। तो उसके अंदर नेशनल कांग्रेस के जो नए डेलीगेट्स जो हैं आ रहे हैं, और जो चाइना के जी जिनपिंग हैं इनको जो है हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और इनको इनके पद से हटा दिया जाएगा। और नए प्रेसिडेंट जो हैं वो बनेंगे ली क्वाओमिंग, जो कि आपके बेसिकली पीएलए के चीफ हैं, यानी कि आर्मी चीफ वहाँ पर हैं। सो ये एक शॉर्ट समरी है जो भी इन आर्टिकल्स के अंदर दिया हुआ है। आई होप आपको समझ में जो है वो आ गया होगा। लेकिन अभी भी मैं अगेन आपको रीइटरेट कर देता हूँ कि कुछ भी अभी तक 100% क्लियर नहीं है जब तक कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट हमें चाइना से नहीं आती है। तो मे बी नेक्स्ट वीक तक या इसी वीक के अंदर हमें कोई डिटेल्ड आर्टिकल और इस पर देखने को मिल जाए द हिंदू में, तो हम तब उसको कर लेंगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फार राइट गवर्नमेंट जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार है कि इटली के अंदर सरकार जो है वो बना सकती है। तो इटली के अंदर आपको पता है मुसलिनी जो थे सरकार में थे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। और आप कह सकते हैं कि इन्होंने वर्ल्ड वॉर में इटली को लीड भी किया था। लेकिन उसके बाद इटली बुरी तरह से हार गया था, और इटली के हारने के बाद वहाँ पे कभी भी राइट विंग पार्टीज़ जो हैं वो नहीं जीती। तो राइट विंग पार्टीज़ कौन सी होती हैं? जो पास्ट को ग्लोरीफाई करते हैं, नेटिव लैंड को, नेटिव पर्सनस को ग्लोरीफाई करती है। और जैसे कि इंडिया के अंदर आप बीजेपी को कह सकते हैं। और ऑन द लेफ्ट लेफ्ट साइड वाली पार्टीज़ वो बोलते हैं जो कि थोड़ी कम्युनिस्ट नेचर की होती हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर सीपीआई आप कह सकते हैं। तो राइट विंगर पार्टी जो है वो पहली बार है कि यहाँ पे जीतने की कोशिश कर रही है। और इसको रिटर्न ऑफ फैसिज्म इन इटली के नाम से भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने जो है कवर किया है। अब जो नई जो प्रेसिडेंट बनने की उम्मीद है उनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। और ये जो है नई सदर बन सकती हैं इटली की। तो इससे हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड के अंदर एक राइट विंग का ट्रेंड जो है वो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब अमेरिका में हमने देखा था ट्रम्प जीते थे, उसके बाद इंडिया में हमने देखा था मोदी जीते थे। और भी कई कंट्रीज है जहाँ पे राइट विंगर पार्टीज जो हैं वो पावर में आती जा रही हैं। तो उसके बारे में ये एक थोड़ा सा राइट विंग का जो ट्रेंड है पूरे वर्ल्ड में वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ईरान के जो जुडिशल चीफ की स्टेटमेंट है विद रिस्पेक्ट टू द हिजाब इशू। उसके ऊपर कुछ हमें एक आर्टिकल दिया हुआ है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमें ऑलरेडी पता है कि वहाँ पे हिजाब के ऊपर काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और हमने इसको डिटेल में कवर भी कर रहे हैं लास्ट वीक से, क्योंकि हर रोज़ इस पर कोई ना कोई आर्टिकल आया होता है। अब यहाँ पे 41 से ज़्यादा लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है। और लास्ट न्यूज़ में हमने ये देखा था कि सरकार के पक्ष में बहुत सारे लोग जो हैं वो आ गए हैं, स्पेशली उस इवेंट के बाद जहाँ पे बहुत सारी लड़कियों ने हिजाब को जला दिया और अपने बालों को काट करके प्रोटेस्ट किया। उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं सरकार के पक्ष में आ गए सड़कों पर कि सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है और औरतों को ये राइट्स नहीं होने चाहिए।
और ये पूरा का पूरा इशू जो है और एस्केलेट हो गया। तो ईरान के जो जुडिशियल चीफ हैं उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह की नरमी नहीं करेंगे इस तरह की लड़कियों के ऊपर, और मॉरल पुलिस जो है वो ठीक कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मॉरल पुलिस की तरफ ही, सरकार की तरफ ही वो आए हैं। उन्होंने कहा है कि जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोग एक्चुअल में रॉयट्स यानी कि दंगे करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक लार्जेस्ट दंगा जो है लास्ट 3 इयर्स के अंदर किया जा रहा है औरतों के द्वारा फॉर द ड्रेस कोड। इसके अंदर जो वहाँ पे लेडीज़ हैं उनका जो मेन नारा चल रहा है वो आप नोट कर सकते हो, वो है जान जिंदगी आज़ादी। जान का मतलब यहाँ पे बेसिकली वुमेन, वुमेन लाइफ एंड फ्रीडम। तो वुमेन लाइफ एंड फ्रीडम के नाम से यहाँ पे आप अखबार में भी नोट डाउन कर सकते हो। तो वुमेन लाइफ एंड फ्रीडम के नाम से वो अपने नारे जो हैं वो लगा रहे हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो सपोर्ट है वो भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस वॉज अ शॉर्ट अपडेट ऑन दिस टॉपिक। नेक्स्ट हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, तो हम देखते हैं अब इसका आंसर क्या बनेगा। तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट हमारी टर्म थी देयर इज़ नो फिक्स टर्म, ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, अभी हमने आर्टिकल 76 को पढ़ा भी था। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन नो स्पेसिफिक टेन्योर, ये भी हमने देखा था, के वेणुगोपाल जी अभी तक हैं। डज नॉट मेंशन द प्रोसीजर, ये भी हमने देखा था, प्रेसिडेंट की बिल के ऊपर है। एंड ग्राउंड ऑफ रिमूवल, ये भी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे है। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल ये भी सही बात है। तो देयरफॉर कन्वेंशनली ही इज रिमूव एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिप्लेस्ड, यानी कि अगर सरकार चेंज हो जाएगी तो आपके अटॉर्नी जनरल भी चेंज हो जाएंगे, तो ये भी सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो 100% ट्रू होगी, सारी इसकी सब स्टेटमेंट्स भी ट्रू हैं। मूविंग ऑन टू द सेकंड, 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स अटॉर्नी जनरल एज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, ये भी ट्रू है। चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी ट्रू है। एडवाइजर्स यूनियन गवर्नमेंट ऑन नॉन लीगल मैटर्स, ये भी ट्रू है। मस्ट हैव ईदर 5 years इन द हाई कोर्ट एज अ जज और 10 years एज एन एडवोकेट, ये भी ट्रू है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी पूरी ट्रू हो जाती है। मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेटमेंट, कैग के बारे में है। कैग जो है इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ट्रू है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। इनके 65 years की जो है एज है, और या फिर 6 years का टर्म है, ये भी ट्रू है क्योंकि इनका टर्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। इसके बाद ये एक ऑडिट रिपोर्ट देते हैं टू द प्रेसिडेंट, जो कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने रखते हैं, और गवर्नर्स को देते हैं, जो गवर्नर्स स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा के सामने रखते हैं। तो ये भी बात ट्रू है। तो ये भी सारी की सारी स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कैग ट्रू है। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कैग कौन से आर्टिकल के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट भी कंप्लीट ट्रू है। उसके बाद फोर्थ आ जाता है, अनलाइक द पोस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। द पोस्ट ऑफ सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आर स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी मतलब क्रिएटेड बाय लॉ। लेकिन आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन भी तो लॉ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सभी लॉ से ऊपर माना जाता है, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिएटेड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कहलाता है, बाकी सिर्फ स्टैट्यूटरी पोस्ट कहलाती हैं। अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का जो स्टेटस है जो होता है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू अ स्टैट्यूटरी पोस्ट। तो ये हो गया स्टैट्यूटरी पोस्ट, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत किया था, उन्हें लग रहा था कि अटॉर्नी जनरल की सबॉर्डिनेट्स हैं सॉलिसिटर जनरल वगैरह। सबॉर्डिनेट्स बेशक है, पर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट सिर्फ वही है, ये जो है वो स्टैट्यूटरी पोस्ट है। द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट ACC रिकमेंड्स द अपॉइंटमेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफिशियली अपॉइंट्स सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी ट्रू है। इनके अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं, और इनकी जो रिकमेंडेशन है वो देती है अपॉइंटमेंट कमिटीज़ ऑफ कैबिनेट, ये बात भी बिल्कुल ट्रू है। तो ऑल द स्टेटमेंट्स और सारी सब स्टेटमेंट्स भी ट्रू हैं, तो हमारा आंसर नंबर हो गया बी, ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आई होप आपको कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन होगी इस MCQ के रिगार्डिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज का मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो द एम ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट ITA इज टू लोअर ऑल द टैक्सेस tariffs on information technology products by signatories to zero. What impact would such agreement have on India's interest? तो 2014 के अंदर ये आया था, इंटरनेशनल रिलेशंस का GS2 का ये क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर करना है। अगेन क्योंकि ये हमने अभी रिसेंटली नहीं किया है, लेकिन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। अगर आपको नहीं भी आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे लिख सकते हो, और मैं इसका मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट खुद से अगर एक बार रीड करके इस टॉपिक को अगर आंसर बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो आज का हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड साथ ही अगर आप UPSC की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो UPSC का जनरल स्टडीज़ का सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए। इसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट तीनों तरह के कोर्सेज मिल जाते हैं। प्लस के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है, आइकॉनिक के अंदर आपको फुल कोर्स प्लस एक लाइव 1-on-1 मेंटरशिप मिल जाती है, जो कि आपकी स्ट्रैटेजी बिल्डिंग में कोई भी डाउट सेशन या कोई भी गाइडेंस चाहिए एग्जाम रिलेटेड किसी भी टाइम पे
आप उनको कॉन्टैक्ट करके हासिल कर सकते हैं। एंड लास्टली, अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं लेकिन आपको किसी भी रीज़न से सक्सेस नहीं मिल रहा है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर अ लाइट कोर्स। इसके अंदर आपको जो टेस्ट सीरीज़ हैं, रिवीजन क्लासेस हैं, उसका एक्सेस जो है वो मिल जाता है। एंड अगर आप जो भी कोर्स लेते हैं उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजिएगा, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद मी ऑल्सो। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो हैं 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम, आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू एन अकेडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या एन अकेडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।